आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा अपने खेतों में आना हुआ है। जैसा कि हमने अपने खेतों में लगभग 10 हेक्टेयर में अंजीर के पौधे लगा रखे हुए हैं। आप ये पौधे लगे हुए देख सकते हैं और अभी इनको सही तरीके से पानी मिलता रहे, समय समय पे पानी उपलब्ध होता रहे, इसके लिए हमने यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन लगा रखा हुआ है। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से इनको सही तरीके से पानी उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए हम अभी आज लेटरल बिछाने का काम कर रहे हैं। अभी मैं अपने खेत में ही बैठा हुआ हूँ और सुबह लगभग 6 बजे से हमने अपना ये कार्यक्रम चालू कर दिया था। जैसा कि आज हमारे देश में 5वें चरण का चुनाव भी है, संपन्न हो गया। चुनाव लगभग संपन्न होने की स्थिति में है। हमारा देश दुनिया के महानतम प्रजातंत्र लोकतांत्रिक देशों में से एक है, या कहें कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पूरी दुनिया की नज़रें हमारे देश के चुनाव पे रहती हैं। मित्र और शत्रु देश अपने अपनी तरीके से बनने वाली सरकारों को में ध्यान रखते हैं। पिछले 10 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में कई अभूतपूर्व ऐसे निर्णय लिए जिनके परिणाम दूरगामी आएंगे। अगर कोई मुझसे ये सवाल करे कि मोदी जी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, मैं एक ही बात कहूँगा कि मोदी जी ने हमारे देश को जो डिजिटलाइजेशन किया, डिजिटल इंडिया, ये एक बहुत ही बड़ा कारगर कदम है, जिससे हमारा जो शासन प्रशासन का तंत्र है उसमें भ्रष्टाचार को रोकने में बहुत बड़ी सहायता मिली है। डिजिटल इंडिया करने से बहुत बड़ी सहायता मिली है। और अब देखें तो आज गांव-गांव में मोबाइल से विभिन्न तरह के ऐप से लोग बड़ा आसान हो गया काम करना है। जबकि रुपए, पेटीएम और इस तरह के जो कार्य हैं, अब आपको हर गली गली, हर नुक्कड़ पे ये देखने को मिल जाता है। आसान हो गया है। रुपये पैसे का विनिमय बड़ा आसान हो गया है। सुविधाएं बहुत आसान हो गई हैं। सीधे लाभार्थी के खातों में पैसा आने लगा है। इसलिए डिजिटल इंडिया एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ अगर देश में एक तरफ कुछ लोगों के पास पैसा बहुत अगर अधिक इकट्ठा हुआ भी है, तो बेरोजगारी का समाधान हमें दिखता नहीं प्रतीत होता है। हमारे युवाओं के सामने रोजगार आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा हुआ है और किसी भी सरकार का 10 साल सत्ता में रहना एक मायने रखता है। 10 साल काफ़ी कुछ होते हैं, जिसमें जो एक सरकार कुछ करना चाहती है तो उसके रिजल्ट आने चाहिए और आने भी लगते हैं। मगर 140 करोड़ का देश और जो विविधताओं से भरा हुआ देश हो, बना हुआ देश हो, उसके सामने इन्हीं विविधताओं की वजह से अपनी विशेष तरह की चुनौतियां भी हैं। जैसे दुनिया के सारे धर्म हमारे देश में मिल जाएंगे और पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जब जाते हैं, कितनी भाषाएं बदलती चली जाती हैं।
तो ये जो विविधता में हमें एकता देखने को मिलती है, ये हमारे भारत देश में ही संभव है। मगर क्या हम इन विविधताओं और अनेकताओं के बावजूद क्या हम एक हुए हैं क्या? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जब भी चुनाव का समय आता है तो धर्म और जाति बहुत प्रबल हो जाती है। भारतीय राजनीति जातिवाद पे बहुत केंद्रित है। जात के आधार पे टिकटों का बंटवारा होना, जात के आधार पे विभिन्न तरह के गठजोड़ बनना, जात के आधार पे समाज में नई नई तरह की चेतनाओं का बन करके उभरना, इस तरह के विभिन्न तरह की चुनौतियां आती हैं, जिससे ये लगने लगता है कि इंसानियत कम, हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ बहुत अधिक ऊपर आ जाते हैं। छोटे छोटे दल अपनी जात के आधार पे पार्टी बनाते हैं और वो फिर बड़े बड़े दलों से बारगेनिंग करना चालू करते हैं, और देखते देखते ही उस जात के जो नेता हैं वो करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, वो सांसद विधायक बन जाते हैं, उनका बेटे सांसद विधायक बन जाते हैं। मगर वो जिस जात के नेता हैं उस जाति का कल्याण नहीं होता है। वो जाति उसी तरीके से अगर शोषित है तो वो संघर्षरत रहती है। इसलिए ये भी बड़ा एक प्रजातंत्र का एक माखौल सा है कि हम वोट किस आधार पे मांगते हैं। और इस बार तो अगर हम कहें तो बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव के समय जो उन्होंने अपने वक्तव्य दिए वो निश्चित ही उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं थे। भारतीय जनमानस में इसका संदेश अच्छा नहीं गया। दूसरी एक बड़ी चीज़ है कि चुनाव के समय जो दल बदल का काम चालू होता है वो भी बड़ा ही घृणास्पद है। जो सत्तारूढ़ दल होता है उसमें सारे के सारे नेता, वो कितने भी भ्रष्टाचारी रहे हों, एक हो जाते हैं और उसी पे सभी के सभी शामिल हो जाते हैं। अब इन भ्रष्ट नेताओं ने किसी के साथ भी कितना भी अत्याचार, अनाचार, दुर्व्यवहार, शोषण, भ्रष्टाचार किया हो, तो जो शोषित व्यक्ति है, जिसको कभी उम्मीद होती है कि उसको न्याय मिल सकेगा, वो निराश हो जाता है, क्योंकि ये सारे नेता सत्ताधारी दल से जुड़ जाते हैं और उनको न्याय मिलने की जो उम्मीद है वो छीन हो जाती है, या कहें कि ख़त्म हो जाती है। ऐसे में जो उनके अंदर ये घोर निराशा जन्म लेती है, वो सत्तारूढ़ दल के विरोध में प्रतिक्रिया के स्वरूप वोटों में नज़र आती है, और वो वोट सत्तारूढ़ दल से हट करके देते हैं। ये दो बड़े फैक्टर्स हैं जो इस बार देखने को मिले हैं। जैसे पिछले दो चुनावों में लोगों में वोटिंग के समय उत्साह था, ऐसा इस बार उत्साह देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादातर लोग वोट नहीं करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? इसका मुख्य कारण है कि जो सत्तारूढ़ दल है वो लोगों की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा। लोगों की जो उम्मीदें थीं या उनकी ज़रूरतें हैं, उनको पूर्ति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। इसलिए लोगों के उनके प्रति, लोगों के मन में सत्तारूढ़ दल के प्रति खिन्नता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कई बार कहा कि मैं भारत को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना चाहता हूं, मगर आज भी भ्रष्टाचार
हमारे शासन प्रशासन में बहुत गहरे तर व्याप्त है। भ्रष्टाचार में कमी नहीं आई। निश्चित तौर पे डिजिटल इंडिया से इसमें एक पारदर्शी व्यवस्था ने बहुत कुछ अंकुश लगाया है, फिर भी घुमा फिरा करके भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें इतनी गहरी बैठा रखी हैं, जिससे आम जनमानस बहुत प्रताड़ित और छला हुआ महसूस करता है। कभी कभी ये लगने लगता है कि क्या हमारा देश कभी इससे भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाएगा। हम सब लोगों की इतनी ज़्यादा मानसिकता दूषित हो चुकी है कि भ्रष्टाचार अब हमारे रग रग में इस तरह बस गया है कि भ्रष्टाचार के बारे में बात करना एक सामान्य सी बात हो गई है। लोगों को प्रतिक्रिया भी नहीं होती है, और जब भ्रष्टाचार से कोई भी व्यक्ति शिकार होता है तो उसकी पीड़ा उसी को समझ में आती है, मगर उसको उस पीड़ा से समाधान नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार शासन प्रशासन में समा गया है। अब इससे कैसे मुक्ति मिले? तो जब हमारा शीर्ष नेतृत्व ये कहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, मगर वही शासन व्यवस्था, वही शासन प्रशासन भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा होता है, तब ये मजाक प्रतीत होता है, हंसी आती है कि नेतृत्व भ्रष्टाचार मुक्त की बात करता है और वो लोग खुद ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है, इस चीज़ को लोग, आम जनमानस इसको समझता होता है। तो हम कितना भी बातें करें, अगर हमारी चीज़ें ज़मीनी स्तर पर प्रभावी नहीं हैं तो निश्चित तौर पे आम जनमानस किसी भी इस तरह के सत्तारूढ़ दल के साथ में खड़ा नहीं होगा। तो राजनीतिक दलों के पास छिछले स्तर के मुद्दे होते हैं और वो मुद्दे सिर्फ जात पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में जो आम जनमानस की समस्याएं हैं, उनके पास में समाधान के रास्ते नहीं हैं, या ये कहें कि उनको इस पे भरोसा नहीं है कि अगर इन समस्याओं के आधार पे वो सत्ता पे नहीं आ सकते हैं। अगर वो समस्याओं के आधार पे भारतीय जनमानस को अपनी तरफ प्रभावित नहीं कर सकते हैं, तो उनके मेन मुद्दा हो जाता है जाति, और जात की अस्मिता पे कुठाराघात करते हैं और एक दूसरे की जात के बारे में उनसे जुड़े हुए महापुरुषों को अपमानित करते हैं, ताकि प्रतिक्रिया स्वरूप एक विशेष समाज दूसरे समाज के प्रति विरोध में आए और उनको इस चीज़ का राजनीतिक लाभ मिले। मगर उनको ये नहीं पता कि इस तरह की निम्न और घटिया राजनीति से लोगों के दिल बंट जाते हैं, लोगों में गहरी मानसिकता जो वैमनस्य पनप जाता है और लंबे समय तक वो उनके हृदय में ये बात बैठ जाती है। जबकि सभी को ये सत्य मालूम है कि सब लोग इंसान हैं, मगर हमारा जो भारत देश है ये जाति व्यवस्था से बहुत बुरी तरीके से जकड़ चुका है। हम अपने ही जाति वालों को वोट करना चाहते हैं, अपनी ही जात को वोट करते हैं। इससे हम राष्ट्र की कल्पना नहीं हो सकती। ये हमारी संकीर्णता है। इस वजह से परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जात के आधार पे करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। आप थोड़े समय के लिए थोड़ी चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं, मगर इससे राष्ट्र नहीं बनता है। राष्ट्र के बनने के लिए हमें समग्रता में सोचना होगा और समग्रता से कार्य करना होगा। तो आज के 5वें चरण का जो चुनाव है, आज के 5वां चरण का चुनाव इन्हीं तरह की मिलीजुली प्रतिक्रियाओं का परिणाम है कि लोग आज वोटिंग करने के लिए उदासीन हैं। क्योंकि जो हमारे नेतृत्व, किसी भी दल के जो नेतृत्व हैं, उन पे आम जनमानस की विश्वसनीयता, उनके प्रति उनको जो विश्वास है वो कमज़ोर हुआ है। इसलिए लोगों में उत्साह नहीं है।
अगर कोई वोट हो रही है तो वो प्रतिक्रिया स्वरूप होती है, रिएक्शन में ज़्यादा हो रही है। सकारात्मक वोटिंग की बजाय नकारात्मक वोटिंग है। और विशेषकर जो जनप्रतिनिधियों का दायित्व है वो ज़मीनी स्तर पे बिल्कुल दूर हो गया, क्षीण हो गया है। अब तो वो ये समझते हैं कि हम किसी भी तरीके से जीत ही जाएंगे, तो लोगों से जुड़े हुए नहीं हैं। लोगों के प्रति उनकी कोई जवाबदेही बनती प्रतीत नहीं होती है, ना वो अपने आप को जवाबदेही समझते हैं। इसलिए आज का चुनाव और कम वोटिंग का होना इन प्रभावों का मिला जुला असर है। जब तक ज़मीनी स्तर पर नेतृत्व अपनी जवाबदेही को सेवा के रूप में नहीं लेगा, तब तक सही मायने में हम लीडरशिप का विकास नहीं कह सकते हैं। जब हमारा खोखलापन होता है तभी हम जाति और धर्म का सहारा लेते हैं, और जाति और धर्म का सहारा लेकर के हम सिर्फ और सिर्फ वैमनस्य पैदा करते हैं, राष्ट्र निर्माण नहीं करते हैं। राष्ट्र एक नहीं हो सकता है। राष्ट्र के लिए हम खंड खंड में, टुकड़ों टुकड़ों में लोगों को बांटते हैं और उसी तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। जबकि हर इंसान ये सत्य को जानता है कि सारे लोग एक हैं। अगर जो आस्थावान हैं, जो विश्वास करते हैं, तो उनको पता है, उनके अंदर ये पता है कि जब ईश्वर ने सबको एक बनाया है तो फिर हम ये अंतर करके उनके बीच में दुराभाव, ऊंच नीच, ये जो चीज़ करते हैं ये बिल्कुल गलत है। फिर भी वो ये करते हैं क्योंकि इसी आधार पे उनको वोट मिलेगा। उनको सच्चाई पे जानने के बावजूद भी सच्चाई के प्रति उनका आत्मविश्वास बिल्कुल कमज़ोर है। ये हमारे नेतृत्व का एक बहुत बड़ा दिवालियापन है। और सत्ता में आने के लिए हम किसी भी तरह के कोई भी हथकंडे अपनाते हैं कि किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए, मगर ये पब्लिक है, ये सब जानती है। किसी भी नेतृत्व के, किसी भी दल के नेता के हर कार्य का वो मूल्यांकन करती है, हर समझती है। बात सिर्फ इतनी है कि हमने जात की चेतना को इतना मजबूत करते चले जा रहे हैं कि ना चाहते हुए भी ऐसे लोग भी अपने आप को अपने अस्तित्व के लिए किसी जात के खांचे में खड़ा करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। और ये आने वाली राजनीति के लिए, आने वाले भारत के समय के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हम कबीलाई सोच में चले जाएं